वेलकम। सबसे पहले तो जो मेरा टॉपिक है वो है कि नीड ऑफ थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स क्या है, आज हम इस चीज पर बात करेंगे। उनकी जरूरत हमें क्यों पेश आनी है, इनकी अहमियत क्या है, हर्बल मेडिसिन में थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स की क्या अहमियत है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, थ्रोम्बस किस तरह से बनता है, और एक ईस्टर्न मेडिसिन के स्टूडेंट को या प्रैक्टिशनर को क्या जरूरत है कि वो इस चीज की स्टडी करे कि थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स जो हैं उनकी इनोवेटिव स्टडी या नई से नई बनाने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि थ्रोम्बस क्या है। तो थ्रोम्बस आपको पता है कि अगर आप ह्यूमन बॉडी का मुतालिया करें तो उसमें 3 किस्म की वेसल्स हैं। सबसे पहले आप देखें, आर्टरीज ऐसी वेसल्स हैं जो ब्लड को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके आती हैं, खून को पहुंचाती हैं एक एक सेल तक। वेन्स वो वेसल्स हैं जो ब्लड को क्या करती हैं, दिल की तरफ बॉडी से, बॉडी टिश्यूज से, बॉडी के सेल से वापस दिल की तरफ लेके जाती हैं। अब अगर किसी आर्टरी में या किसी वेन में किसी किस्म का क्लॉट बन जाए तो उसको हम कहेंगे थ्रोम्बस। अब वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, किस किस तरह से हम उस सूरत हाल को प्रिवेंट कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, हर्बल मेडिसिन का इसमें क्या रोल है, और बेहतरीन से बेहतरीन थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन जो कि एलोपैथिक है उनके होते हुए हमें क्या जरूरत है कि हम हर्बल मेडिसिन नई से नई या ईस्टर्न मेडिसिन जो है उनको बनाने की दिक्कत करें। यही आज का हमारा मौजू है और हम दर्जा ब दर्जा अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चाहूं कि जो थ्रोम्बस होता है उसकी कंपोजिशन क्या है। ब्लड सेल्स 3 किस्म के सेल्स हैं। सबसे पहले आप देखें कि रेड ब्लड सेल्स हैं जिनका काम क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर होती है और वो ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखें व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, आपके जिस्म में इंफेक्शन को रोकते हैं। तीसरे नंबर पर जो सेल्स हैं प्लेटलेट्स, यानी जो क्लॉटिंग करवाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, खून को जमने में मदद देते हैं। अगर वो आपके ब्लड में पाई जाने वाली एक प्रोटीन जिसे कहते हैं फिब्रिन उसके साथ मिल जाए और कुछ आरबीसीज को यानी रेड ब्लड सेल्स को भी इंट्रैप कर लें अपने साथ, तो इस कंपोजिशन को, इस चीज को कहते हैं जी क्लॉट, या इसको आप थ्रोम्बस कह सकते हैं। अब कलर के या मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग इस थ्रोम्बस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है रेड थ्रोम्बस, ठीक है जी। अब रेड थ्रोम्बस और दूसरी है पेल थ्रोम्बस, इन दोनों में फर्क क्या है। ऐसा थ्रोम्बस, ऐसा ब्लड क्लॉट, ऐसा लोथड़ा जिसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो और फिब्रिन और प्लेटलेट्स ज्यादा हो तो उसकी लुक रेड ब्लड सेल्स कम होने की वजह से पेल नजर आती है, और दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेल थ्रोम्बस। एंड व्हेन यू मूव टू द सेकंड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड रेड थ्रोम्बस, उसमें क्या होता है कि उसमें फिब्रिन और प्लेटलेट्स के साथ साथ बहुत ज्यादा तादाद में इंट्रैप जो आरबीसीज होते हैं वेसल के अंदर, उनको भी जो है वो इंट्रैप कर लेते हैं। तो ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, खून के सुर्ख कुलियात ज्यादा होने की वजह से उसकी रंगत चूंकि सुर्ख नजर आती है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये एक रेड क्लॉट है। अच्छा, एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताते चलें कि वेन्स की निस्बत आर्टरीज में थ्रोम्बस ज्यादा बनते हैं, ठीक है। वेन्स की निस्बत लार्ज जो आर्टरीज होती हैं या जो बड़ी आर्टरीज होती हैं उनमें जो क्लॉट्स हैं या जो थ्रोम्बाई हैं वो ज्यादा बनते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इनकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, उनकी शक्ल सूरत की बुनियाद पर। अब अगर बात की जाए कि उनकी लोकेशन की बुनियाद पर, तो थ्रोम्बस, सॉरी, I request you to all participants, please turn off your mics. Please, sir, start. All right, thank you. तो लोकेशन के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में इसको किया जाता है। ऐसे थ्रोम्बस जो वेन्स में बनते हैं उनको हम कहते हैं वेनस थ्रोम्बाई, और ऐसे थ्रोम्बाई जो कि आर्टरीज में बनते हैं हम उन्हें कहते
कहते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बाई। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? डॉक्टर साहब, ये फॉरेनर्स कुछ हैं जो कि कह रहे हैं कि इसको ट्रांसलेट किया जाए इंग्लिश में। इस तरह की हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, तो अगर आप जो है इसको मिक्स कर दें, कुछ इंग्लिश बोलें और कुछ उर्दू, ताकि वो लोग जो है अटैच रहें। वो कुछ ये नाइजीरिया से हैं, कुछ और जगह से हैं, तो ये लोग सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत आप जो है इंग्लिश का भी यूज करें और थोड़ा उर्दू का, यानी कि टोटली ना इंग्लिश हो ना उर्दू हो, ताकि पाकिस्तानी भी सुन सकें और दूसरे भी सुन सकें। ये लोग बैन करते हैं तो वो डिसहर्ट होते हैं फिर ना। ये जस्टिन कबीरा है और दूसरा फैमिलिया अफुलाबी और कई ऐसे लोग हैं जो जॉइन हमें करते हैं रेगुलर, लेकिन उनको समझ नहीं आती, तो थोड़ा बहुत जो है वो इंग्लिश टर्म उसके साथ फिर उर्दू टर्म ये इस्तेमाल करें। थैंक यू। So first of all, I would like to thanks all the foreigners who have given your precious time for this webinar. Thank you all of you, and I will try to speak English as well as our national language Urdu, so that everyone can understand what I am saying about this topic. So let's move on. What is the pathophysiology of thrombosis? थ्रोम्बस बनता कैसे है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? So I told you that the platelets are involved in thrombus, the fibrin protein is involved, and they can be made, they can be prepared in as well as the venous location as well as the in arterial vessels of the human body. And there are two components of a thrombus. The first one is the aggregated platelets. तो प्लेटलेट्स एक ऐसे सेल्स हैं जो खून के जमने में मदद देते हैं। वो जब एग्रीगेट हो जाते हैं तो उनके साथ साथ फिब्रिन प्रोटीन जो है वो एक क्रॉस लिंक सा मैश बना लेती है। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं तो किसी भी वेसल के अंदर ये क्लॉट जो है वो बना लेते हैं। इसका पैथोफिजियोलॉजी कुछ इस तरह से है कि जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि कॉज हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी के ऊपर जब अपनी इटियोलॉजी प्रोड्यूस करेंगे तो उसके नतीजे में बॉडी में फिब्रिन जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में बन जाएगी, जो नॉर्मल अमाउंट होती है। यानी फिब्रिन इज द क्लॉटिंग प्रोटीन, तो उसकी तादाद जब बढ़ेगी, अमाउंट जब बनेगी, तो उसके साथ साथ प्लेटलेट्स की तादाद भी ज्यादा होगी। तो प्लेटलेट्स और फिब्रिन दोनों जैसे ही जिस्म में ज्यादा होंगे तो इसके नतीजे में फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट होगी। द क्लॉट विल बी फॉर्म्ड इन veins as well as in the arteries। और वो क्या करेगा, अब यहाँ पे एक टेक्निकल डिफरेंस आता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ टर्म्स। तो डिफरेंस ये है कि अगर तो थ्रोम्बस बना है, ब्लड क्लॉट बना है, तो वो अगर वेसल के साथ ही अटैच रहे तो इसको थ्रोम्बस कहते हैं। लेकिन अगर वो मूव कर जाए, मूवेबल हो जाए, फ्री हो जाए, तो इसको एम्बोलाई कहते हैं। अब आ जाते हैं कि इसकी कॉजेस क्या है, थ्रोम्बस आखिर बनता कैसे है। तो इसकी जो सबसे बेहतरीन कॉजेस हैं उनको विर्चू, एक साइंटिस्ट था, उसने एक 3 तरह से इसको डिफाइन किया था, यानी ट्राइएड दिया था। तो उसने 3 फैक्टर्स लिखे थे कि 3 फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं विर्चू ट्राइएड इसको कहा जाता है। तो फर्स्ट वन इज द स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो, यानी अगर वेन्स या आर्टरीज में से ब्लड फ्लो करता करता स्टेसिस हो जाए, रुकना शुरू हो जाए, जो वॉल्स होते हैं इंट्रावेस्कुलर वो खराब हो जाए, तो ब्लड स्टेसिस विल हैपन एंड इट विल लीड टुवर्ड द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। द सेकंड थिंग वाज the endothelial injury. You know, the endothelium is the inner layer of blood vessels, and whenever they are injured, whenever the inflammation happen, they got injured and it can lead towards the formation of thrombi. And the third step is the hypercoagulability. And you know, the hypercoagulability is related with platelets as well as the fibrin. So the Virtue triad explains the 3 causes of thrombus formation. The first one is the hypercoagulability that is related with the platelets and with the fibrin. The second thing is the endothelial injury.
the injury of the endothelium, the inner layer of the blood vessels. And the third step was the stasis of blood flow, any kind of pathology that creates the stasis that stops the normal flow of blood in the human body vessels like the veins and arteries. What are the risk factors? So I can divide the risk factors of thrombus formation into two categories. First, I will say that there are some factors which are modifiable, जिनको हम किसी ना किसी की तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं अपने चाहने से। उनमें आ जाती है अपनी डाइट, आ जाती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आ जाता है आपके खाने पीने का स्टाइल आ जाता है, यानी आप अपना लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करते हैं। So there are some kind of modifiable risk factor, and on the other hand there are some non-modifiable risk factors. Modifiable में आ जाती है आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका वे ऑफ लिविंग लाइफ, आप कितनी देर बैठते हैं और क्या करते हैं सारा दिन, आपके बैठने का टाइम कितना है, आप किस पोजीशन में बैठते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, ये है मॉडिफाइएबल, यानी आप वक्त के साथ साथ इन फैक्टर्स को मॉडिफाई करके थ्रोम्बस फॉर्मेशन से बच सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स की, जिसमें सबसे मेन है हेरिडिटी फैक्टर, यानी इफ इट इज प्रेजेंट इन योर जीन्स यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, इट हैज टू हैपन वेदर इट्स लेट or it's early in your age, it will happen because the genetic factor is there, it is present in your genes. So the heredity factor is the non-modifiable. The second thing is the advanced age. You know, the scientists are trying very much on to stop the age, but they are afraid, you know, that they cannot stop the aging. The only thing the physicians, the scientists are afraid to stop is the aging. Aging has to happen. Advanced age is the most dangerous and one of the most lethal risk factor for the thrombus formation. You know, whenever the person is aged, all the body functions get disturbed. They are affected. The immunity is low. The metabolism is low. The defensive mechanism is low. So advanced age is also one of the non-modifiable factor. So whenever you talk about the risk factor, so smoking, age, hypertension, cholesterol, diabetes mellitus, family history, obesity, sedentary lifestyle, inflammatory conditions, all these things are the risk factors. And if someone asks that why they are the risk factors, the reason is this: all these risk factors produce the endothelial dysfunction. Endothelium was the inner layer of the blood vessels, and whenever these risk factors are present, they create such abnormalities that the endothelial dysfunction happen. And whenever the endothelial dysfunction happen, then a fatty streak is made inside the vessels. Fatty streaks, the premature stage of a clot. Then the fatty streak changes plaque, and soft plaque turns into the hard plaque, and hard plaque results into the plaque rupture, and plaque rupture results into the occlusion of blood flow. And you know, the blood is the vital organ, blood is the vital part of human body. It leads and it passes on the nourishment, it passes on the gases to every tissue. It is the sign of vitality of human body. Whenever there will be problem, whenever there will be occlusion in blood flow of human body, it will get disturbed, whether it's brain, whether it's lungs, as well as any kind of human body part. So when the thrombosis creates the blood occlusion, it is very lethal for human body, and it creates the lethal effects of human body. And I have told the difference between the thrombosis and embolism. Whenever the thrombus is detached from the point of formation, it is called emboli. And whenever it gets attached to the vessels, it is called thrombosis. So how we can prevent the thrombosis? What are the ways
what are the preventive measures that we can take to prevent the occurrence of थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो पहली जो इसकी चीज है जो हमें रोकती है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको पता है जब कोविड आया तो तबाही मच गई, मिलियंस ऑफ पीपल वर डेड इन इंडिया, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में। उसकी वजह ये थी कि आपने पिछले 20-30 साल में बुरे खाने खाए हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा रहा है, हम ज्यादा काम नहीं करते, BMI हमारा डिस्टर्ब है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा पूरा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, वो डिस्टर्ब है। इस वजह से ऐसी कोई भी चीज जो हमारी सेडेंटरी हो वो हमें लीड करती है थ्रोम्बस फॉर्मेशन की तरफ। जी एक सवाल है। डॉक्टर साहब अपना माइक ऑन कर लें, हकीम साहब अपना माइक ऑन कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप सवाल तो पूछ रहे हैं लेकिन हमें आवाज नहीं आपकी आ रही। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, एक सवाल था, आपने सारा जो प्रोसीजर बयान किया थ्रोम्बोसिस का, तो इस जगह में हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है? वो क्या इसको खत्म नहीं करता थ्रोम्बोसिस को? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आपका लेक्चर क्या खत्म हो गया? नहीं सर, वो सवाल आ गया तो उस वजह से रुक गए थे। चलिए कंटिन्यू करें, एंड पे फिर क्वेश्चन करते हैं। कंटिन्यू करें आप। जी ठीक, थैंक यू जी। ठीक कंप्लीट करें, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन आंसर का सेशन लंबा होगा, कोई मसला नहीं है। जी ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए। यानी मैं बात कर रहा था कि जैसे कोविड आया तो क्या हुआ कि हमारी इम्यूनिटी उसके पीछे कुछ ना कर सकी। हालांकि यही कोविड 2002 में आया था, जब मार्स और सार्स के नाम से आया, तो तब हम इसे टैकल कर गए। लेकिन जब वही वायरस 20 साल बाद हमारे ऊपर हमलावर हुआ, तो चूंकि हमने इन 20 सालों के दरमियान फास्ट फूड खाए, अपनी लाइफ को सेडेंटरी किया, कम से कम वॉक की, कम से कम हमारी फिजिकल एक्टिविटीज थी, इस दफा हमारा मेटाबॉलिज्म भी, इस दफा हमारा इम्यून सिस्टम भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर सका जितना कि हमें करना चाहिए था। और उसका नुकसान ये हुआ कि मल्टीपल डेथ हुई, मिलियंस ऑफ डेथ हुई अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द कंट्रीज। तो दिस हैपेंस इन एवरी मेटाबॉलिक डिजीज। हर किस्म की इंफेक्शियस डिजीज के साथ साथ मेटाबॉलिक डिजीज में भी ये काउंट होता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। हु इज वेरी एक्टिव, one who is very active, has the very strong immunity, वो प्रिवेंट कर जाएगा ऐसे किसी भी बीमारी को, उसके खिलाफ वो ज्यादा सख्त जान होता है। I will like to give example of the village people. The people who lives in village, they are hard, they eat the healthy diet, they are very strong and they can fight any kind of disease, as compared to the people who lives in city, have the sedentary lifestyle, eats a lot of junk food and have the poor immunity। तो उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं किसी भी मेटाबॉलिक डिजीज का उनमें होने की अक्ररेंस ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पर आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो आप ज्यादा बैठते हैं, या जब आप ऑफिस वर्क करते हैं तब भी आप ज्यादा बैठते हैं। तो इन दोनों सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए कि अपनी लेग्स को स्ट्रेच करना चाहिए, फ्लेक्शन करनी चाहिए लेग्स की, और टोज जो हैं अपने वो मूव करते जाएं ताकि किसी किस्म की ब्लड स्टेसिस ना हो। और मैंने पहले आपको बताया कि जो विर्चू ट्राइएड था कि जो 3 वजूहात हैं, वो 3 वजूहात अगर होंगी तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर आप सारी जिंदगी थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन पर लग जाएंगे और उसके आपको काफी ज्यादा नुकसान होंगे। तो वो कौन कौन सी 3 पॉइंट्स से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक हाइपर कोएगुलेबिलिटी है, दूसरा किसी भी ब्लड स्टेसिस में जो है वो रोकना, यानी रोकथाम आ जाए, एक्लूजन आ जाए, और तीसरा था एंडोथेलियल इंजरी। तो एनी काइंड ऑफ कॉज दैट क्रिएट्स दीज 3 इटियोलॉजिकल फैक्टर विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। तीसरा है कि जब भी आप कभी कोई सर्जिकल प्रोसीजर करवाते हैं या आप किसी मेडिकेशन पर होते हैं और आपको चांसेस हो कि उसमें कोगुलेशन हो सकती है, यानी वो आपकी ब्लड की विस्कोसिटी को चेंज कर सकती है, तो उसके साथ आप एंटी कोगुलेंट्स खा सकते हैं जिनमें वारफारिन आता है,
एस्पिरिन आता है, हेपारिन आता है, ताकि आपका ब्लड थिन रहे। ये टेम्पोरेरी बेसिस पे आपने खानी होती है। अब आ जाते हैं कि ये सारी तमहीद मैंने किस लिए बांधी, ये सारी समरी थी टूवर्ड्स माय टॉपिक, जो अभी मेरा असल टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं कि थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली हैं क्या हैं। तो मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश की है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या होती है। अब हम शुरू करते हैं कि थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स क्या होती है। तो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स क्या होती हैं जी? एनी काइंड ऑफ ड्रग्स जो क्या करती हैं, डिसॉल्व करती हैं ब्लड क्लॉट को, दे आर कॉल्ड द थ्रोम्बोलिटिक ड्रग। अच्छा, इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है क्योंकि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करती हैं। प्लाज्मिनोजेन इज द प्रोटीन दैट इज फाउंड इन ह्यूमन ब्लड और वो कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन में। तो ये चूंकि प्लाज्मिनोजेन को एक्टिव करती हैं तो दैट्स व्हाई द थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। They are also called the fibrinolytic. As you know, the fibrinolytic and drugs means that substance that break down the fibrin, and fibrin is involved in the pathophysiology of blood clot. यानी fibrin और रेड ब्लड सेल्स और तीसरी चीज थी प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजों मिलके ही उसको बनाते हैं। और इन तीनों को तोड़ने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। अब जो मार्केट में थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं उनका मैंने थोड़ा सा डाटा लेने की कोशिश की है ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि किस तरह से फार्मा कंपनियां, किस तरह से ड्रग माफिया आप लोगों को लूट रहा है। मिलियंस ऑफ रुपीस वो ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरनेशनली। इनकी प्राइस सुन के आप हैरान होंगे यकीनन कि एक आम आदमी वो किस तरह से इनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता और इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे पहले कैटेगरी जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज की है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसी ड्रग है जो कि थ्रोम्बोलिटिक मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पर यूरोकाइनेज है, यूरोकाइनेज को इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे पे है एंटी स्ट्रेप्टलेज। एंटी स्ट्रेप्टलेज, यूरोकाइनेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये तीनों ड्रग जो है थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन में आती हैं। दूसरे नंबर पर एक और कैटेगरी बनाई गई है जिसे कहते हैं टीपीए। ये एब्रीविएशन है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स का। इनमें 3 ड्रग्स आती हैं, उनके नाम है एल्टेप्लेज, रिटेप्लेज और टेनेक्टेप्लेज। ये 3 ड्रग्स जो हैं वो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर हैं और जो पहले मैंने तीनों बताई, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और एंटी स्ट्रेप्टलेज, ये तीनों जो हैं इनको अलग से कैटेगरीज में रखा जाता है। अच्छा जी, अब पहली जरूरत क्या है? व्हाई वी नीड न्यू हर्बल थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। क्या जरूरत है? उसकी पहली वजह यह है कि इन सब मेडिसिन के, स्ट्रेप्टोकाइनेज के, यूरोकाइनेज के और ये जो तीसरी है एंटी स्ट्रेप्टलेज के, शदीद 3 साइड इफेक्ट्स आते हैं। जो बंदा भी इनको इस्तेमाल करता है, अगर आप उससे मिलें तो बेशुमार इसके साइड इफेक्ट आते हैं। वो खाते जाते हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है, वो इसके साथ चलते जाते हैं, लेकिन इनके शदीद साइड इफेक्ट हैं। अच्छा जी, अब बात करें कि इनको साइड इफेक्ट कौन से आते हैं। तो पहली जो इनको आती है साइड इफेक्ट, वो है जी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होती है, अक्सर चांसेस होते हैं ब्रेन हेमरेज के, या लिटिल काइंड ऑफ हेमरेज can lead to the death of human body. And you know, the first one, the bleeding category is GIT bleeding. यानी कभी उनको हेमराइड्स हो जाएंगे, कभी उनको क्या होगा कि ब्लड आ जाता है उनके स्टूल में, कभी यूरिन में। यानी आप देखें कि हर जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये यूरोकाइनेज है, वो अपने मुज़र तरीन असरात पैदा करती है। और किन किन पार्ट्स में उनको हो सकती है ब्लीडिंग? उनकी थ्रू एनस हो सकती है, पर एनम यानी जीआईटी के पार्ट्स में हो सकती है। उसके बाद जेनिटो यूरिनरी, एज यू नो, द जेनिटल ऑर्गन्स, द यूरिनरी ऑर्गन्स इज द इन द मेल इज द सेम एंड इन फीमेल दे आर द डिफरेंट। तो इनमें ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद आप देखते हैं इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी हेमरेज हो सकता है उनको। इसके नतीजे में क्या होगा कि उनकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, एक और साइड इफेक्ट आता है जो अमूमन हर थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन इस्तेमाल करने वाले पेशेंट में देखा जाता है, वो है कि उनको हाइपोटेंशन हो जाती है। यानी आप देखेंगे कि आप उनके साथ बैठे हैं और यकदम वो कहेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है और मेरा फिर
दूसरा आएगा हाइपरटेंशन, यानी यकदम वो कहेंगे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यानी कभी उनका कम हो जाएगा कभी हाई हो जाएगा, यानी वो जो उनका रा सिस्टम है या जो आप कह सकते हैं ब्लड प्रेशर का मैकेनिज्म है नॉर्मल रखने का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यकदम शदीद गुस्सा आ जाएगा, लड़ना शुरू कर देंगे, घरों में आफत मचा देंगे, और यकदम आप देखेंगे कि वो हैरान हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि हमारा अब लो हो गया, हमें किसी तरह की ऐसी मेडिसिन लाई जाए कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट वन इज द एलर्जिक रिएक्शन। ऐसे लोग जो इस्तेमाल करते हैं थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन, उनके जिस्म पर किसी ना किसी जगह पर कभी धब्बे पड़ जाएंगे, कभी निशान पड़ जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शन आते हैं, स्किन इन्फेक्शन उनमें ज्यादा रहते हैं, और अक्सर अमूमन जो शिकायत रहती है कि वो जब उठते हैं सुबह तो उनके जिस्म के कहीं किसी किसी हिस्से पर रेड से रैशेज पड़े होते हैं क्या जी, और जब भी किसी के पास जाते हैं तो वो ये एक ही उनको एक्सक्यूज देते हैं कि यार ये जो दवाइयां आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी तासीर बड़ी गर्म है, तो आप इनको क्या करोगे, इनको बस करते रहो, तासीर इनकी गर्म है। हालांकि वो तासीर गर्म तो आप वो अलग एक बात है, लेकिन वो उसका साइड इफेक्ट है, वो उस एलोपैथिक थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट है कि जो रैशेज की सूरत में आ रहा है, एलर्जिक रिएक्शन की सूरत में आ रहा है। उसके बाद अगर आप बात करें थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन का एक और इफेक्ट है कि नौजिया हो जाता है लोगों को, वोमिटिंग आती है, उनकी डाइजेशन सही नहीं रहती, अक्सर उनको ये होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है या फिर डायरिया हो जाता है। सो द जीआईटी फंक्शंस आर डिस्टर्ब मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद एक बड़ी खतरनाक चीज मैं समझता हूँ, बड़ी लीथल चीज है, वो है कि कार्डियक एरिथमियाज, यानी उनको अक्सर जरूरत पेश आती है रात के वक्त, एकदम तबीयत खराब होगी, दिन के वक्त होगी, और घर वालों को हमेशा ये परेशानी रहती है कि इनको हॉस्पिटल ले जाएं। कार्डियक एरिथमिया, इट मींस द ब्रेडिकार्डिया, द ट्रैकीकार्डिया, यानी क्या हुआ, कभी दिल की धड़कन बहुत तेज और कभी दिल की धड़कन बहुत कम, और इसी कश्मकश में घर वाले भी परेशान रहते हैं कि यार इसको कुछ हो ना जाए। लेकिन आप क्या करें, थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब दे जा रहे हैं, और जरूरत इस समझ की है कि हमें नई हर्बल ड्रग्स बनानी चाहिए।